गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्यापार लाभानी खाता एवं चिट्ठा से संबंधित एक प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले भी आपने एक प्रश्न सॉल्व किया था, प्रश्न क्रमांक 16वां। अभी आज फिर से उसी प्रकार का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न है 21वां। तो इस प्रश्न में जो सूचना है उस सूचना पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले ऊपर बताया गया है कि 31 मार्च 2017 को मेसर्स नीमा ट्रेडर्स के विवरणों से व्यापार एवं लाभानी खाता एवं चिट्ठा तैयार कीजिए। तो इस प्रकार की सूचना है और नीचे तलपट दिए है। तलपट के 4 कॉलम्स दिए हुए हैं प्रश्न में। खाते का नाम राशि, खाते का नाम राशि इस टाइप से डेबिट एवं क्रेडिट पक्षों को विभाजित करके दिखाया गया है। और आप लोग जानते हैं तलपट के आधार पर ही हमें जो भी तीनों भी प्रकार के जो अंतिम खाते हैं उसको तैयार करना पड़ता है। और जो भी तलपट आपके पास उपलब्ध है उसी के ही आधार पे पहले हमें उसका विवरण करना, अलग करना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि कौन सी मदें हम व्यापार खाते में शामिल करेंगे, कौन कौन सी मदों को लाभानी खाते में शामिल करेंगे और कौन सी मदें चिट्ठे में आएगी संपत्ति एवं दायित्व पक्ष में। तो उसी का ही अध्ययन हम करते हैं। और आपने उसे 16वें प्रश्न में ही आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा कि व्यापार खाते में जो भी मदें शामिल होगी उनके सामने हम 1 नंबर अंकित करेंगे। लाभानी खाते में आने वाले मदों के सामने 2 अंक अंकित करेंगे। और चिट्ठे में दायित्व पक्ष पहला पक्ष होता है, इसलिए दायित्व पक्ष में आने वाली मदों के लिए 3 नंबर अंकित करेंगे। और संपत्ति में आने वाली मदों के सामने 4 अंक अंकित करेंगे। तो एक एक मद पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तलपट के डेबिट पक्ष में भवन दिया है, भवन संपत्ति इसलिए 4 नंबर। प्लांट भी संपत्ति इसलिए 4 नंबर। आंतरिक ढुलाई कैरेज इनवर्ड करके तीसरा मद दिया है। यह क्या होता है? क्रय के संबंधित व्यय होता है। माल को खरीदते समय आपको व्यापार स्थान तक लाने के लिए जो खर्च आता है उसी को हम आंतरिक ढुलाई अर्थात क्रय पर भाड़ा करके बोलते हैं। तो यह व्यापार खाते में शामिल होता है, इसलिए उसके सामने 1 अंक अंकित करना है। मजदूरी ये भी व्यापार खाते से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय है, इसलिए 1 अंक। क्रय 1 में आएगा व्यापार खाते में। विक्रय वापसी विक्रय में से घटाकर दिखाएंगे हम व्यापार खाते में, इसलिए 1 में ही शामिल होगा, व्यापार खाते में शामिल होगा। फिर प्रारंभिक स्टॉक ये व्यापार खाते में हम सबसे पहले डेबिट में लिखते हैं, इसलिए उसके सामने भी 1 अंक अंकित करें। फिर आगे है मशीनरी संपत्ति है, इसलिए 4 नंबर। फिर बीमा करके दिया है, इंश्योरेंस बीमा ये क्या है? अर्थात व्यापार के सही संचालन के लिए जो भी क्षतिपूर्ति वगैरह कुछ होनी है, हानि होने की संभावना है, उसको दूर करने के लिए बीमा कंपनी से हमें सहायता लेनी पड़ती है और उसके लिए बीमा प्रीमियम जमा करना पड़ता है। तो यह लाभानी खाते में शामिल होता है, इसलिए उसके सामने 2 अंक अंकित करेंगे। फिर उसके बाद ब्याज है, डुबत ऋण है, दाख, बट्टा, वेतन ये सभी मदों के सामने सभी व्यय है, इनके सामने 2 नंबर अंकित करेंगे। फिर आगे देनदार करके दिया हुआ है, देनदार संपत्ति है हमारी, इसलिए उसके सामने 4 अंक अंकित करेंगे। फिर आगे क्रेडिट साइड में दिया है विक्रय व्यापार खाते में आता है, इसलिए 1 नंबर। ऋण दायित्व है, इसलिए 3 नंबर। देय विपत्र दायित्व है, इसलिए 3 नंबर अंकित करेंगे। बैंक अधिविकर्ष भी दायित्व है, इसलिए उसके सामने भी 3। लेनदार यह भी दायित्व है, इसलिए 3। पूंजी सबसे बड़ा व्यापार का दायित्व होता है, इसलिए उसके सामने भी 3 अंक अंकित करेंगे, क्योंकि ये सभी मदें दायित्व पक्ष में शामिल होने वाली है। और फिर आखिरी में दिया है क्रय वापसी, यह क्रय में से घटाकर आपको दिखाना है व्यापार खाते में, इसलिए उसके सामने 1 अंक अंकित करेंगे। तो व्यापार खाते में, लाभानी खाते में और चिट्ठे के दायित्व एवं संपत्ति पक्ष में आने वाले मदों के सामने आपने नंबर्स अंकित कर चुके हैं। तलपट के नीचे आपको दिया है स्टॉक ऑन मार्च 31 2017 16,000 रुपीज, अर्थात ये 31 मार्च 2017 को अंतिम स्टॉक है। अंतिम स्टॉक हमेशा ये तलपट के नीचे दिया जाता है, मतलब कि यह एक समायोजन है। 16,000 रुपये यहाँ पे स्टॉक के लिए दिया गया है। और आप लोग जानते ही हो, पहले प्रश्न में आपको बताया गया है कि अंतिम स्टॉक जो है वह उसका दोहरा प्रभाव पड़ेगा, व्यापार खाते में भी क्रेडिट में दिखेगा और संपत्ति पक्ष में भी आपको इसे दिखाना पड़ेगा। और इसीलिए उसके सामने हमने अंक नोट किया है 1 और 4, 1 और 4 करके लिख लिए हैं। अभी आपको सबसे पहले कॉलम्स तैयार करने पड़ेंगे और कॉलम्स तैयार करने के पहले भी आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा। तो हेडिंग में आप लिखोगे मेसर्स नीमा ट्रेडर्स की पुस्तकों में व्यापार एवं लाभानी खाता, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स नीमा ट्रेडर्स
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके ऊपर हेडिंग लिखोगे और उस हेडिंग के नीचे तुरंत ब्रैकेट में डेट लिखोगे 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, या तो फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017 ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे। फिर उसके बाद कॉलम्स तैयार करोगे, 4 कॉलम, डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम, इस प्रकार से कॉलम्स तैयार करोगे। और कॉलम्स तैयार होने के बाद आपको सबसे पहले व्यापार खाते में आने वाली मदों पर विचार करना है, इसलिए व्यापार खाते में आने वाली जो मदें हैं उस पर आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आपको प्रारंभिक स्टॉक ही ढूंढना पड़ता है, तो प्रारंभिक स्टॉक से ही व्यापार खाते की शुरुआत करोगे। और इसीलिए प्रारंभिक स्टॉक कहाँ पे उस पर ध्यान देते हो, तो विक्रय वापसी के नीचे प्रारंभिक स्टॉक दिख रहा है, उसको सबसे पहले आप लिखोगे प्रारंभिक स्टॉक से 9,000 रुपया। फिर उसके बाद वाला सेकंड जो मद लिखना पड़ता है वह क्रय को ही लिखना पड़ता है। थोड़ा सा प्रारूप याद रखना है, क्रमबद्ध तरीके से आपको इसे थोड़ा सा अपनाना है। पूरा नहीं अपना सकते तो कम से कम शुरुआत क्रमबद्ध तरीके से करोगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो एक क्रय से करके लिखेंगे 1,64,000 रुपये। हमेशा हमें शुद्ध क्रय दिखाना पड़ता है। क्रय वापसी जो है वो क्रेडिट पक्ष में दी जाती है तलपट में, उसको ढूंढना है। क्रय में से क्रय वापसी को घटाकर शुद्ध क्रय लिखना पड़ता है। तो क्रय 1,64,000 रुपये का था और क्रय वापसी माइनस करेंगे 1,910, अर्थात बाहर दिखाएंगे राशि के कॉलम में 1,62,090 रुपया, 1,62,090 रुपीज क्रय का हो गया। फिर उसके बाद आंतरिक ढुलाई और मजदूरी, ये दो मदें छुट्टी है, तो उसको भी आप व्यापार खाते में बराबर शामिल करोगे, क्योंकि उसके सामने आपने एक अंक अंकित कर चुके हो, तो इसे आप व्यापार खाते में लिखोगे। तो इस टाइप से प्रारंभिक स्टॉक, क्रय, क्रय में से क्रय वापसी घटा दिए, फिर आंतरिक ढुलाई, मजदूरी, इस प्रकार की मदों का आपने लिख लिया है। क्रेडिट में विक्रय लिखोगे 1,80,000 रुपया। विक्रय वापसी दी गई थी डेबिट पक्ष में तलपट में, उसको भी आपको यहाँ पे घटाना है। और घटाने के बाद शुद्ध विक्रय आपको दिखाना है 1,78,180 रुपया, यह हो गया शुद्ध विक्रय 1,78,180। और जो तलपट के नीचे जो मद था, अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो था 31 मार्च 2017 का जो स्टॉक बोले हैं वह अंतिम स्टॉक है, वर्ष के अंत में स्टॉक, यह है 16,000 रुपये का, 16,000 का। तो इतनी मदें आपको मिल चुकी है व्यापार खाते में आने योग्य। तो इन मदों को आपने लिखने के बाद अभी देखेंगे कौन सा पक्ष बड़ा है। अगर निरीक्षण करते हो तो क्रेडिट पक्ष बड़ा है। क्रेडिट पक्ष का योग है 1,94,180, उसी योग को बराबर दूसरे पक्ष में उसी सेम लाइन में लिखोगे और फिर अंतर निकालोगे। जो भी अंतर आएगा उसको सकल लाभ करके लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट है ये। और सकल लाभ का आपको आंसर मिलेगा 18,790 रुपया। 1,94,180 में से डेबिट पक्ष की 4 मदों को घटाने के बाद जो उत्तर आ चुका है वह है 18,790 रुपया, जिसको हमें नाम देना है सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट। और यह जो ग्रॉस प्रॉफिट है वह लाभानी खाते में स्थानांतरित करना है, उसको सूचना लिख लेनी है ब्रैकेट में, लाभानी खाते में स्थानांतरित 18,790। तो व्यापार खाता यहाँ पे कंप्लीट हो गया। टोटल को क्लोज कर देंगे और उसी टोटल को क्लोज करने के बाद ही जस्ट नेक्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे सकल लाभ, व्यापार खाते से स्थानांतरित, क्रेडिट पक्ष में, अपोजिट पक्ष में लिखना पड़ता है। तो ये सकल लाभ आ चुका है 18,790 और यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया लाभानी खाते में और उसी सेंटेंस से आपका लाभानी खाता शुरू हो चुका है। अभी लाभानी खाते में आने वाले मदों के लिए आपने 2-2 नंबर इस्तेमाल किया है और वह 2 नंबर है बीमा, ब्याज, डुबत ऋण, डाक, बट्टा, वेतन, इस टाइप के मदों के लिए। तो ये सभी व्ययों को आप डेबिट पक्ष में लिखेंगे, बीमा से, ब्याज से, डुबत ऋण मतलब कि इसको अशुद्ध ऋण भी कहते हैं, ये बैड डेब्ट है। और फिर डाक है, पोस्टेज, बट्टा, वेतन, ये सभी व्ययों को आपने लिख लिया है। और क्रेडिट में तो आने वाला कोई मद नहीं था। क्रेडिट के मदों के सामने किसी भी मद के सामने 2 अंक आपने अंकित नहीं किया है, क्योंकि ये जो मदें थी वह लाभानी खाते में आने वाली नहीं थी और इसीलिए क्रेडिट में सिर्फ सकल लाभ के अलावा और भी कोई अन्य मद नहीं है। तो क्रेडिट पक्ष फिर भी बड़ा है, 18,790 रुपया क्रेडिट की टोटल है। और डेबिट में जो भी यहाँ पे 6 प्रकार के व्यय दिए गए थे, बीमा, ब्याज, डुबत ऋण, डाक, बट्टा, वेतन, तो इनकी टोटल करने से भी 18,790 से बड़ी नहीं आएगी, क्रेडिट पक्ष ही बड़ा है। और इसी कारण से अंतर आपको निकालनी है 18,790 से ये 6 मदों को घटाने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वह है 11,530 रुपया। जो आपको आंसर मिला है उसको नाम आप दोगे नेट प्रॉफिट, मतलब कि शुद्ध लाभ। तो ये शुद्ध लाभ का आपको आंसर मिल चुका है और यह लाभ पूंजी खाते में स्थानांतरित
करना है, और इसलिए ब्रैकेट में आपको लिखना है पूंजी खाते में स्थानांतरित। तो इस प्रकार से ये व्यापार एवं लाभानी खाता आपने एक साथ तैयार कर लिए है, और सकल लाभ एवं शुद्ध लाभ दोनों आंसर आपको मिल चुके थे। ये व्यापार एवं लाभानी खाता कंप्लीट हो गया। अभी बारी है चिट्ठा बनाने की। तो चिट्ठा बनाने के लिए आपको पहले ऊपर हेडिंग लिखना पड़ेगा। हेडिंग लिखेंगे चिट्ठा, और उसके नीचे डेट लिख लेंगे 31 मार्च 2017 का, और दो पक्ष तैयार करोगे, दायित्व राशि, संपत्ति राशि, बीच में डबल लाइन खींचनी जरूरी है। तो इस प्रकार से कॉलम्स आप तैयार करेंगे। अभी तलपट के जो डेबिट में जो मदें बची है वह संपत्ति की मदें रहती है, और तलपट के क्रेडिट में जो मदें बचती है वह क्रेडिट, मतलब कि क्रेडिट वाला शेष जिनका है वह दायित्व है। तो अभी यहाँ पे पहले हमें दायित्व पूर्ण करना पड़ता है। दायित्व पक्ष पूर्ण करने के लिए हम स्थायी क्रम अधिकतम अपनाएंगे, और सबसे पहले पूंजी कहाँ पर है उसको ढूंढ लेंगे और पूंजी को सबसे पहले लिखेंगे। तो पूंजी है 2,36,000 रुपये की, जो दायित्व पक्ष में लिखेंगे। शुद्ध लाभ जो आपको आंसर मिल चुका था उसको यहाँ पे जोड़ना है, पूंजी में शुद्ध लाभ जुड़ेगा। अगर लाभ हानि खाते का आंसर शुद्ध हानि है तो शुद्ध हानि पूंजी में से घटेगी। तो शुद्ध लाभ हम यहाँ पे जोड़ेंगे। शुद्ध लाभ जोड़ने से आपको आंसर मिल चुका है 2,47,530 रुपया। प्रश्न में आहरण दिया है कि नहीं वो एक बार चेक करेंगे। प्रश्न में आहरण अगर दिया जाता है तो शुद्ध लाभ जोड़ने के बाद भी रकम आपको अंदर ही लिखनी पड़ती है, दायित्व के ही कॉलम में, और आहरण को घटाना पड़ता है। प्रश्न में आहरण नहीं दिया है इसलिए यहाँ पे वह प्रभाव नहीं पड़ा है। शुद्ध पूंजी हो चुकी है 2,47,530, 2,47,530 रुपीज। तो ये पूंजी प्लस शुद्ध लाभ, शुद्ध पूंजी आ चुकी है। आहरण अगर होता तो पूंजी और भी बदल जाती। फिर उसके बाद दायित्व पक्ष में ऋण है, देय विपत्र है, बैंक अधिविकर्ष, लेनदार, इन मदे ये इस प्रकार की मदे दी है, उनको भी आप यहाँ पे दायित्व पक्ष में शामिल करोगे। ऋण, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, लेनदार। ध्यान रखना है कि दायित्व पक्ष में आपको से या को शब्द नहीं जोड़ना है, और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट करके कोई उल्लेख नहीं करना है। दायित्व पक्ष, संपत्ति पक्ष क्लियर शब्द लिखने हैं, और से और को शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार से दायित्व पक्ष में पूंजी परिवर्तित हो चुके शुद्ध लाभ जोड़कर, और उसके बाद ऋण, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, लेनदार, ये मदे आपने यहाँ पे शामिल कर ली है। इनका शेष, जिनका भी शेष क्रेडिट है वही दायित्व में है, ठीक है। तो इस टाइप से ये दायित्व पक्ष आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि इतनी ही मदे यहाँ पे अपने तलपट में प्रश्न में दी गई थी। उसके बाद संपत्ति पक्ष पूर्ण करना है। संपत्ति में वहाँ पे सबसे पहला मत भवन का ही दिया हुआ है। स्थायी क्रम अगर अपनाते हो तो भवन, प्लांट, मशीनरी, ऐसी ही मदे शुरुआत में लिखनी है, और इसी कारण से संपत्ति पक्ष में भवन, प्लांट, मशीनरी, ये 3 संपत्तियां हैं। उसके बाद देनदार बचा हुआ था, और फिर आखिरी में तलपट के नीचे अंतिम स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, 31 मार्च 2017 का स्टॉक है। तो वह अंतिम स्टॉक 16,000 रुपये भी आपको लिखना है। तो बस इस प्रकार से आपने जो जो रकम वहाँ पे दी है उसी को लिख लिए, और फिर टोटल कर लिए। टोटल आएगी 2,70,730। तलपट के आधार पे आपने ये चिट्ठा बनाया है, और चिट्ठे को ही हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट मतलब कि दोनों का ही बैलेंस इक्वल आना, और इसीलिए ही यहाँ पे भी हमें संपत्ति बराबर दायित्व दिखना जरूरी है। तलपट अगर दिया है उसका योग अगर समान है तो चिट्ठे का भी योग समान आता है, इस बात पर आप हमें ध्यान देना है। तो तलपट के आधार पे ही हमें चिट्ठा तैयार करना पड़ता है। चिट्ठे को बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट में दोनों पक्षों का बैलेंस इक्वल आता है, इसी बात पर पूरा ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 21 के आधार पे व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा, इनका अध्ययन किए हैं, और आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा, और आपने व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा, इनका प्रारूप भी याद कर लिए होंगे। संपत्ति दायित्व भी पहचानने में अभी आपको मुश्किलें नहीं होती होगी, और प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय को भी आप पहचान रहे होंगे। तो इसी प्रकार से ये अंतिम खाते आपको बनाने हैं। यह जो लेसन है यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। आपके जो भी 4-5 प्रश्न बचे हुए, तो प्रश्न क्रमांक 17, 18 और 19, तो इन प्रश्नों को भी आपको सॉल्व करके देखना है। और यहाँ पे कोई डाउट अगर रहता है तो तुरंत आपको पूछ लेना है।